हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। डिसोल्यूशन की सीरीज़ में अब तक हम लोग 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आई होप आप लोगों ने सारी देखी होंगी और आपको समझ में आई होंगी। अभी भी हम जर्नल एंट्री पर ही काम कर रहे हैं। अभी भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री के शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए थे जो कि काफ़ी ईजी थे और मैंने आपको फॉर्मेट बनाकर साइड में एक फॉर्मेट बनाकर भी समझाने की कोशिश की थी। आज का जो क्वेश्चन है कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है क्योंकि लेवल हमें बढ़ाना है अपना, क्योंकि एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते, लॉन्ग टाइप भी आ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि जब उसमें लॉन्ग टाइप में जर्नल एंट्री ही आई थी, लेज़र नहीं आया था, तो इसलिए आपको लेज़र पर भी कमांड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं भी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन on the dissolution of the firm of P and Q after various assets other than cash and outsider liabilities have been transferred to realization account। मतलब आप जर्नल एंट्री पास कीजिए, एक फर्म डिसॉल्व हो रही है, उस फर्म के दो पार्टनर हैं P और Q, उन्होंने सारी असेट्स को और आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर दिया है अदर देन कैश, कैश को छोड़कर। बाकी अब जो वो बोल रहे हैं वो जो ट्रांजेक्शन है उनको आपको सॉल्व करना है। पहला ट्रांजैक्शन, स्टॉक ₹2 लाख, स्टॉक 2 लाख रुपए का था। पिट टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। देखिए आज की एंट्रियों में जनरल एंट्री तो पास करनी ही करनी है, साथ में इसके लिए हमें वर्किंग नोट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट वर्किंग नोट हमको प्रॉब्लम आएगी, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टॉक को पी ने ले लिया आधा, 50% स्टॉक पी ने लिया जो कि लिया 10% कम पर, और रिमेनिंग स्टॉक जो बच गया वो 25% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट हुआ। जैसे कि भाई स्टॉक था टोटल 2 लाख रुपए का, ठीक, 50% 2 लाख का 50% कितना होता है, 1 लाख रुपए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा, ठीक है। स्टॉक था 2 लाख रुपए का, उस 2 लाख में से 50% तो ले लिया पी ने, बाकी रिमेनिंग कितना बचा होगा, 1 लाख। पी ने लिया स्टॉक का 10% कम, 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो पी ने कितना लिया 90,000 में, 1 लाख वाले स्टॉक को 90,000 में लिया, ठीक है। रिमेनिंग स्टॉक बचा था 1 लाख का, इसको मार्केट में सोल्ड आउट किया, क्योंकि कुछ पता नहीं किसने लिया, तो यही मानेंगे मार्केट में सेल हुआ है। किस पर हुआ है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट थी 1 लाख, 1 लाख का 25% 25,000, तो कितने में हुआ ये 1,25,000, मतलब 90,000 रुपये में तो स्टॉक लिया पी ने और मार्केट में सेल हुआ 1,25,000। अब असेट्स सेल हो रही है, अब आपको खुद से दिमाग लगाना है कि अगर असेट्स सेल होती है तो किस साइड आती है, बाय साइड, क्लियर। कोई पार्टनर ले रहा है तो बाय पीस कैपिटल, मार्केट में सेल हो रहा है तो बाय बैंक। मैंने बाय साइड से आपको एंट्री बनाना सिखाया है, अगर बाय साइड से कोई भी एंट्री बने तो उस हेडिंग को डेबिट कर देना और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना। तो एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू रियलाइजेशन 2,15,000, बीइंग स्टॉक टेक ओवर बाय पी एट लेस 10% ऑफ द कॉस्ट एंड रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड टू द मार्केट 25% ऑन प्रॉफिट। क्लियर है, पहली एंट्री क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बी, डेटर थे 2,25,000 के, चलिए ठीक है, जिस पर प्रोविजन भी था 25,000 का। 20% ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बेड। देखिए डेटर थे 2,25,000 के, जिन पे डाउट था कि 25,000 नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे कन्फर्मली, 2 लाख मिलेंगे। बट आफ्टर सम टाइम वी हैव फाइंड आउट कि 20,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। देखिए डेटर्स पर 3 चीज़ें आ सकती हैं, बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और डिस्काउंट। ये तो कन्फर्म बात है, आप सबको पता होगा कि भैया इनमें से ये सब तीनों चीज़ें लेस होती हैं, लॉस होती हैं, घटती भी हैं डेटर्स में से और P&L के डेबिट में आती हैं। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए प्रोविज़न फॉर डाउट, एक लाइन में समझा दूंगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है चांसेस हैं, मिल भी सकते हैं पैसे, नहीं भी मिल सकते, डाउट है उस पर। बैड डेट्स का मतलब है चले गए, अब नहीं मिलेंगे।
डिस्काउंट का मतलब होता है कस्टमर को हमने खुद ने, सेलर ने डिस्काउंट किया है, पैसे कम कर दिए हैं, होते तीनों नुकसान ही हैं। तो अब हम सोच रहे थे 2,25,000 में से 25 नहीं मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे? 2 लाख, जबकि कितने नहीं मिले? 20। तो हम इसको ये मान सकते हैं 2,25,000 के डेटर्स थे, 20,000 हमको रिसीव नहीं हुए, तो हुए कितने? 2,05,000। ठीक, तो असेट्स सेल हुई है, ये भी बाय साइड में आएगी, कुछ बोला नहीं गया है तो बाय बैंक हेडिंग बनेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,05,000, 2,05,000। क्लियर? सी, लैंड एंड बिल्डिंग, द बुक वैल्यू 12,50,000, सोल्ड फॉर रुपीज 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। देखिए हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, हमारे पास का मतलब है फर्म के पास। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये सोचिए कि वो मेरी फर्म है, तब आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 12,50,000, सेल हुई है 15 लाख में। देखिए सेल हुई, बुक वैल्यू थी 12,50,000, हमारे पास उस एसेट की वैल्यू थी 12,50,000, मार्केट में सेल हुई 15 लाख रुपए में। लेकिन ये जो लैंड एंड बिल्डिंग सेल हो रही है एक ब्रोकर के थ्रू हो रही है, और इस ब्रोकर ने 2% 15 लाख का सेलिंग प्राइस का 15 लाख का 2% कमीशन भी ले लिया। 15 लाख का 2% कितना होता है? 30,000 रुपये। तो वो जाहिर सी बात है वो अपने काट लेगा। तो एग्जैक्टली हमें कितने पैसे मिलेंगे? 14,70,000। तो ये भी एसेट सोल्ड हो रही है, बैंक टू रियलाइजेशन 14,70,000, 14,70,000। अच्छा, आप चाहें तो इसकी दो एंट्री भी बना सकते हैं। पहली एंट्री, असेट सेल हो रही है 15 लाख में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15 लाख 15 लाख। ये 30,000 का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर टू साइड में आता है, रियलाइजेशन टू बैंक 30,000 30,000, तो ऑटोमेटिकली आपस में कट तो जाएगी वो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि इसकी मैं दो एंट्री करता हूँ, तो ये तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 15 लाख असेट्स को सेल करने की। अब एक्सपेंडिचर की एंट्री बात करूं, वो टू साइड जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 30,000। तो ध्यान से देखो, बैंक यहाँ डेबिट कितने से? 15 लाख से, क्रेडिट कितने से? 30,000 से। तो 15 लाख में से अगर आप 30,000 माइनस करेंगे तो 14,70,000 आ जाएगा। वही तो मैंने लिखा है, डायरेक्ट कर दी मैंने एंट्री, आपकी इंक बच गई, समय बच गया। ठीक है ना? तो ये एंट्री कर सकते हैं आप, और चाहे तो दोनों कर सकते हैं, बट ये करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। नेक्स्ट, मशीनरी की बुक वैल्यू थी 6 लाख, वॉज हैंड ओवर टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसकी एंट्री बहुत खतरनाक है। डी, देखिए नो एंट्री। हाँ, ये खतरनाक मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू आप सबके, अगर एग्जाम में कोई एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा, तो आप इसका कुछ का सब कुछ कर देंगे, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी असेट्स को कोई लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी टेक ओवर करती है, तो ना तो लायबिलिटी के पेमेंट की एंट्री होती है, ना असेट्स के सेल करने की एंट्री होती है, वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता है, उसका कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं दोबारा से। मशीन असेट्स थी, उसकी बुक वैल्यू थी 6 लाख, उसे किसने लिया है? क्रेडिटर ने। तो असेट्स को क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा है, इसका मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी किसी असेट्स को ले रही है, इसलिए कोई एंट्री नहीं होगी। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट, द बुक वैल्यू 60,000 रियलाइज्ड एट 125%। इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये का था और हमें 125% इसका रियलाइज्ड हो गया। देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट था कितने का? 60,000 का। देखिए 125% का मतलब ये होता है कि 100% तो उसकी खुद की वैल्यू हुई, 25% एक्स्ट्रा मिला है। तो आप एक काम करिए, या तो 60,000 का 125% रख लीजिए, या डायरेक्टली 25% निकाल के ऐड कर लीजिए। 60,000 का 25% होता है 15,000 ऐड कर लेंगे, बिकॉज प्रॉफिट पर सेल हुआ है 75,000। असेट सेल हुई है, रियलाइजेशन के बाय साइड में आएगी, बाय बैंक की हेडिंग बनेगी,
तो हेडिंग से एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आ गई 75। नेक्स्ट एफ एंट्री, गुडविल ऑफ ₹75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000। इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई वो सेल हो रही है नहीं हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं तो एंट्री नहीं, सिंपल। ये कंफर्म बात है, इसकी कोई ना कोई एंट्री होगी, ठीक है ना। या ये हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि मैंने बताया था लायबिलिटी अगर है तो उसका पेमेंट ज़रूर होगा, बट असेट्स के बारे में जब तक क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्या होना है इसका, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ उन्होंने बताया नहीं कि गुडविल का और इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या हुआ है, तो मैं भी नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। हो सकता है इसको सेल नहीं हुई हो मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट जी, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ completely in the books, this was sold for ₹10,000। फर्नीचर था फर्म के पास जो कि रिटर्न ऑफ हो चुका था, हमने उसे बुकों में लिखा नहीं था, बट हमने उसे सेल करा है। सेल करा है, सीधी सी बात है, हमें मतलब है असेट सेल हुई है, असेट सेल हुई है, रियलाइजेशन के 2 में है, और बाय बैंक की हेडिंग बन रही होगी, और बाय बैंक की हेडिंग से आप एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ गई, ठीक। नेक्स्ट, Z, an old customer whose account of ₹20,000 was written off as a bad debts in a previous year, paid 60%। Z एक कस्टमर था, ध्यान रखिए कस्टमर डेटर को ही कहा जाता है। Z एक डेटर था या कस्टमर था, उस पर हमारे ₹20,000 थे जो कि हमने लास्ट ईयर बैड डेट्स मान लिए थे। हमने ये सोचा था कि अब हमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसने हमें 60% दे दिया। तो डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, बेसिकली पैसे का इनफ्लो हो रहा है। असेट्स जब सोल होती है तो भी इनफ्लो ही होता है, तो बाय साइड में जाएगी, हेडिंग बनेगी बाय बैंक, एंट्री तो क्लियर हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा, 20,000 चाहिए थे, 60% मिल रहा है, तो 20,000 का 60% होता है 12,000, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट आई वाली एंट्री है, P took over of Mrs. P's loan of ₹50,000। मिस्टर P ने मिसेस P के लोन का पेमेंट किया है। मिस्टर P जो कि पार्टनर हैं, अपनी पत्नी के लोन का पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, वो पति पत्नी है या जो भी हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, बिजनेस से इससे कोई मतलब नहीं है। मिसेस P इज आउटसाइडर, और मिसेस P के लोन का पेमेंट मिस्टर P कर रहे हैं। मिस्टर P एक आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं टू साइड, किसने किया है क्लियरली पता है, P ने किया है, तो हेडिंग बनेगी 2P। तो टू साइड से आप एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P, 50,000, दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 मार्क्स तक का आ जाता है, ठीक। मुझे पता है ये कल से थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आगे इससे भी और अच्छी एंट्रियां लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। अभी एक आध टॉपिक और रह गया है, जैसे कि अभी हम लोगों ने करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन नहीं किया है, तो करंट अकाउंट का भी टॉपिक रह गया, वो भी मैं कराऊंगा। बाकी आपके पास और कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है हमसे नहीं आ पा रहा है या बहुत टफ है, तो वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अच्छे नंबर के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।